गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? प्रिपरेशन चल रहा है? ओके। इन लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इट। अभी हम नया लेसन, फोर्थ लेसन शुरू कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का फोर्थ लेसन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इस लेसन में इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं। से मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी आर गेटिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब स्टेडी होते हैं तब भी उसकी इफेक्ट आती है, और जब ये मोशन में होते हैं उस वक्त भी उसकी इफेक्ट आती है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब स्टेडी होते हैं तो स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी काफ़ी सारी इफेक्ट हमें देखने को मिलती है, और जब ये किसी वायर के थ्रू फ्लो होता है, गुड कंडक्टर्स में से जब फ्लो होते हैं तो उस वक्त भी उसकी इफेक्ट आती है। तो किसी भी एक वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाती है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर हो जाता है, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो फिर एक सिर्फ इवेंट है, अब इसके बहुत सारे फायदे हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस लेसन में। तो आइए हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जितनी भी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं वो सारी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से अलग से जो नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी क्वेश्चन का जो भी परफेक्ट आंसर होना चाहिए वैसे ही टाइप के मैंने नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। So students, you can directly prepare from these slides. ये काफ़ी लेजिबली सब स्लाइड्स बनाई हैं, आप इजीली रीड कर सकते हैं। फोन्स भी बड़े लिए हुए हैं, कोई बहुत छोटे छोटे फोन्स में यूजुअली बाकी सब लोग नोट्स प्रिपेयर करके दिखाते हैं, वैसा नहीं किया हुआ है। फिगर्स भी आपको बहुत ही परफेक्ट और क्लियर फिगर्स सब दिए हुए हैं, डायग्राम्स और फिगर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और आप डायरेक्टली इस नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे रेफरेंस बुक या तो किसी गाइड या और कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस पर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वंस अगेन लेट मी टेल यू दैट previously it was observed that when the electric current is passed through any conductor, a magnetic field is usually observed around it. मतलब उस वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, प्रोवाइडेड कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हो वो फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इवॉल्व envelops a comprehensive study of electricity and magnetism is called electrodynamics. फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच ही इसके लिए बनाई हुई है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का स्टडी कर सकते हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आजकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेस पे बहुत सारे टॉयज भी बनते हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी आती, व्हीकल्स भी हैं। आजकल लेटेस्ट जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेस्ड होते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल ब्रांच है, और जिसमें काफ़ी सारा स्कोप भी है। अभी भी इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोडायनामिक इज द प्राइम इम्पोर्टेंस। तो आजकल ये इसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस बन गया है, राइट लाइक दिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ दिस। अब ये सबसे पहले बहुत साल पहले ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया था। मतलब ये जो इफेक्ट है कि किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू बन जाता है, ये जो इफेक्ट है वो सबसे पहले ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो हम ऑर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं, राइट लाइक दिस। यहाँ इन फिगर इट इज शोन एक कंडक्टर है, ये जो है वो एक कंडक्टर है, इसके पास में मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। इस कंडक्टर के दोनों एंड को एक वायर से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर की रखी हुई है। की इसलिए है कि ताकि हम उसको करंट को ऑन और ऑफ कर सकें, राइट लाइक। शुरू में आप देखते हैं कि जब ये की ऑफ है उस वक्त ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्मल पोजीशन में है,
बैटरी इज कनेक्टेड बट द की इज ओपन, सो इट इज इन नॉर्मल पोजिशन। सेकेंड फिगर बी में ऐसे दिखा है कि जब ये की इज कनेक्टेड, इसका मतलब है जब सर्किट कंप्लीट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक नीडल इमीडिएट उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो दैट डिफ्लेक्शन गिव्स अस एन आइडिया, इट प्रूव्स, इट शोज दैट देयर हैज टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। बाद में फिर से जब हम की ओपन कर देते हैं, मतलब करंट जीरो हो जाता है, तो फिर से मैग्नेटिक नीडल नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट उस कंडक्टर के आजू बाजू हम देख सकते हैं। ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। So let us read here. Arrange the conductor parallel to the magnetic needle such that it remains below the wire as shown in figure. See, the notes are prepared, very short and simple notes prepare की है, और आपको एग्जाम में डायरेक्टली आप ये आंसर्स के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है। So wire as shown in figure. On completing electric circuit shown in figure A, current passes through the conducting wire. मतलब जैसे ही वायर में से करंट पास होगा and magnetic needle gets deflected and becomes perpendicular to the conducting wire as shown in figure B. तो जैसे ही ये करंट पास होगा मैग्नेटिक नीडल ऐसी पोजीशन में आ जाएगी। क्योंकि वायर के आजू बाजू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये सिर्फ हमें नीडल ही बता सकती है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड वेदर द रियली magnetic field around the conductor has been produced or not? So that can be detected with the help of the this thing, magnetic needle. Is that clear? तो ये पहला observation ऑर्स्टेड का है, right, like this. ऑर्स्टेड का ये in the thus in this observation of the experiment, Oersted noted that when the electric current passes through the conducting wire, magnetic field is produced around it. मतलब ये एक प्रिंसिपल बन गया। अब जिसे हम ऑर्स्टेड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। क्या प्रिंसिपल है, फिर से रीड करते हैं। Noted that when the electric current passes through the conducting wire, when the electric current passes through the conducting wire, a magnetic field is produced around it. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन गया है, राइट, और ये एक बहुत प्रिंसिपल भी बन गया है। अब इसके ऊपर एक फिजिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक साइंटिस्ट एक कोई नया रिसर्च करता है तो इमीडिएटली दूसरे साइंटिस्ट उसके ऊपर उसको और डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जैसे ऑर्स्टेड का ये एक ऑब्जर्वेशन था, इसको और आगे डेवलप किसने किया है, बायोट सावर्ट ने। बायोट और सावर्ट से दो साइंटिस्ट थे। व्हेन बायोट एंड सावर्ट इन पेरिस came to know about Orsted's above mentioned discovery, they from the analysis of experimental studies, फिर उन लोगों ने बहुत सारे experimental studies किए हैं, presented a law for magnetic field produced due to the electric current element in the following form. तो इसने उन्होंने और इसको डेवलप किया। क्या डेवलप किया, ऑर्स्टेड ने ये बताया कि कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की कोई रेंज होगी, उसका एक कोई एरिया होगा, सो पर्टिकुलर एरिया में ही उसकी इफेक्ट मिलती होगी, उस एरिया के बाहर जाएंगे तो हमें इफेक्ट नहीं मिलती है। तो उस वायर से आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, आप समझ रहे हैं। उस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ये जानने के लिए बायो सावर्ट ने फॉर्मूला बनाया। Let us read. The intensity of magnetic field due to an electric current. समझ लो अच्छी तरह से। The intensity of magnetic field due to an electric current element ideal. अब ये current element क्या है, तो L लेंथ का वायर लिया था हमने, उसमें से I करंट पास किया था। Let us consider वो पूरा जो वायर है वो infinitely small element में divided है। हर एक एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl, तो I into dl को करंट एलिमेंट कहते हैं। I multiplied by dl को current element कहते हैं। So IDL at a point having position vector r with respect to electric current element is given by the formula dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL multiplied by r upon r square। मतलब r तो खैर वेक्टर है, ये जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो वो सिर्फ उसका डायरेक्शन बताता है, और नीचे जो r है वो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर है। मतलब ये एग्जैक्टली फॉर्मूला आप देखेंगे तो
कूलम्स लॉ के जैसी ही फॉर्मूला है। कूलम्स लॉ में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर जैसा था, वैसा ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अब कूलम्स लॉ में k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, और यहाँ पर म्यू जीरो है। म्यू जीरो इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों वैसे देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन कोई भी एक मीडियम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कितना स्प्रेड करने देता है, उसका जो कांस्टेंट है उसको परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और वही मीडियम मैग्नेटिक इफेक्ट को कितना स्प्रेड करने देता है उसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ पर म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी। फिर से याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है और म्यू जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। अब वहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 था, यहाँ पर म्यू जीरो है और म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, राइट लाइक। सो फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं, dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL into R upon R square। IDL मतलब करंट एलिमेंट है, that is the product of electric field and length of the line element DL of the conductor of very small length। mu 0 को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू कितनी है 4 pi into 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ये खैर यूनिट तो कैसे आता है वो इसके ऊपर से आप बना सकते हैं, जैसे ये पूरी फॉर्मूला में B का यूनिट है टेस्ला, I का यूनिट है एम्पियर, L का यूनिट है मीटर और R का यूनिट भी मीटर है। तो मीटर में से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, वो तो आप सारे टर्म्स को इधर उधर करके उसकी जो उसका यूनिट है वो आप पता कर सकते हैं। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो R यूनिट वेक्टर है दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन अलोंग द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वायर से उस पॉइंट की तरफ होगा, मतलब R के डायरेक्शन में होगा। पता चल रहा है। सो बायोट सावर्ट लॉ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम एज द कूलम लॉ, जैसा ही वो प्रोड्यूस होता है, राइट लाइक दिस बता सकते हैं। तो ये एक आपको नोट्स पूछेंगे 2 मार्क में, राइट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ, सिर्फ 2 मार्क्स में पूछते हैं तो इतना लिखना है, जिसके अंदर उसका स्टेटमेंट भी आ गया है और उसकी फॉर्मूला भी आ गई है और यूनिट्स भी आ गए हैं। इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज that is dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL multiplied by R vector upon R cube। ये वेक्टर फॉर्मेट में है, राइट, जिसके अंदर हमने R जो यूनिट वेक्टर था पहले इक्वेशन में, उसकी फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दी है। या तो अगर वेक्टर फॉर्मेट नहीं चाहिए और स्केलर चाहिए, देखो dB को हमने मॉड्यूलस में ले लिया तो स्केलर मिल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, mu 0 upon 4 pi IDL sin theta upon R square, where theta is the angle between DL and R। अब ये जो DL है वो और R है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा अगर है तो हम साइन थीटा रख सकते हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, इसका मतलब एक फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले करके। सो कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप एज शोन इन फिगर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये वायर है, ये एक पूरा वायर है, वायर भी मैंने स्ट्रेट नहीं लिया हुआ है हमने, राइट, कोई एक आर्बिट्रेरी शेप का ले लिया है और उसका टोटल जो लेंथ है वो L होगा। अब उसमें से I करंट पास हो रहा है और इन दिस डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ I करंट पास हो रहा है, राइट लाइन। उसका एक छोटा सा एलिमेंट हम IDL ले लेते हैं, राइट लाइन। उस वहां पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ताकि वो टेंजेंट हमें R के डायरेक्शन का जो है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है वो पता कर सकता हो। तो IDL का डायरेक्शन ये है और R का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट लाइन। नाउ लेट अस कंसीडर द पॉइंट P where we at a distance where we want to find out the magnetic intensity dB. The point P position vector of point P is R as compared to the ideal, right, like this। तो ये सब हमने यहाँ पर theoretical लिख दिया है। Suppose we wish to find out, हाँ मतलब explanation से, consider a current carrying conducting wire of any arbitrary shape as shown in figure। Suppose we wish to find the magnetic field produced due to this current carrying conductor at any point। We can think of wire to be consisting of line elements IDL1
dl2, dl3 and so on of infinitesimal small elements. Here the each element is so small that it can be locally considered straight and parallel to the direction of electric current, right, like this. तो ये सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हमने कंसिडर कर लिए, उसमें से एक एलिमेंट आईडीएल हमने लिया हुआ है और उसके कंपेयर में P का पोजीशन वेक्टर R है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, राइट, लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. So current in such line element, one such line element is shown in figure by dl. R is the position vector of point P with respect to the current element IDL. Intensity of magnetic field dB at point P due to this current element can be, तो वो हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं. देखो ये सारे स्टेटमेंट और जितने भी मैंने यहाँ नोट्स बनाई हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रिपेयर की हुई है, जो इट इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, जो एग्जाम में आइडियल जिसे आंसर कह सकते हैं वैसा ही मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. तो आप सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं एग्जाम में. सो स्टूडेंट्स, यू प्रिपेयर फ्रॉम दीज नोट्स ओनली. Okay, let us move. Intensity of magnetic field dB at point P due to this current element can be. So it can be found using the equation of Oersted. अब ऑर्स्टेड ने जो इक्वेशन बनाया था या बायोट-सावर्ट ने जो इक्वेशन बनाया था वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. मतलब ऑर्स्टेड के बेस पे बायोट-सावर्ट ने इक्वेशन बनाया. डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय डीएल एंड आर. अब नेचुरली आगे के इक्वेशन में आपने साइन थीटा देखा होगा, फिर से एक बार बता देते हैं. आगे की स्लाइड ये रही, साइन थीटा है. साइन थीटा का मतलब क्या होता है? इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक रूल आपने 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि इफ A क्रॉस B is there and the answer is C, then the direction of C is always perpendicular to the plane formed by A and B. समझ रहे हैं आप? C का डायरेक्शन कौन सा होगा? A और B का जो प्लेन है, A और B को मिला के जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको उसका C का डायरेक्शन मिल सकता है. तो यहाँ पर भी देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ DB क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय DL एंड R गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. अब राइट हैंड स्क्रू रूल अब यूज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है. As DL and R taken in the plane of page of book, the direction of DB at point P is perpendicular to the plane of the page of the book and going inside. Going inside मतलब क्रॉस होगा तो इनसाइड और डॉट होगा तो कमिंग आउट. ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. So going inside it shown by the symbol cross as shown in the figure, the direction of magnetic field at Q is perpendicular to the plane of the page of the book towards the observer. It is shown by the symbol dot. आप देख लीजिए ये इसके अंदर जो P पॉइंट है उसमें वो अंदर की तरफ जा रहा है और Q पॉइंट में यहाँ पर डॉट लगा है, मतलब वो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट. तो यहाँ से वो यहाँ से अंदर जाएगा यहाँ से, और ऐसे करके यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर से अंदर जाएगा, फिर से बाहर निकलेगा. इस तरह से ये सब होता रहता है. पता चल रहा है? तो डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइन लाइक दिस. To find the total magnetic field at a point P, we will have to take the vector sum of magnetic field at P due to various current elements. As the current elements are continuous, the vector addition can be written as a line integral as under. अब ये सब क्या है? फिर से 11th स्टैंडर्ड में भी इसकी आइडिया मैंने आपको दे दी है कि ये तो सिर्फ इतना जो एलिमेंट है उसकी वजह से इंटेंसिटी dB है. अब पूरे कंडक्टर की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? अब कंडक्टर तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है हमें सिग्मा नहीं बल्कि इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. फिर से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं मेमोरी. जब डिस्क्रीट वैल्यूज होगा तो हम यूजुअली सिग्मा लेते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, और कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए उसी को हम इंटीग्रेशन बना देते हैं. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने इसको बना दिया है. तो फॉर्मूला, आगे की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? टोटल इंटेंसिटी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB, राइट. DB की वैल्यू ऊपर के फॉर्मूला से रख देते हैं तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा. DL इंटू R अपॉन R² आ जाएगा, राइट, लाइक दिस. या तो म्यू 0 अपॉन I 4 पाई, और अगर वेक्टर फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो R³ कर देंगे इसको.
राइट, लाइक दिस। मतलब यहाँ पर एक स्मॉल वेक्टर यूनिट वेक्टर आएगा और या तो फिर वेक्टर के फॉर्मेट में नीचे r क्यूब आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर wire, right, entire conductor. Here the line integral is taken over the entire path formed by the conducting wire, right line। तो ये एक फॉर्मूला आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरी थियरी आपको 4 या 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ राइट एंड एक्सप्लेन अगर 2 मार्क में पूछेंगे तो यहाँ तक लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है और फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो ये पूरा 4 मार्क में आपको पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ तक लिखना है, राइट, लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है और इसी मतलब यही रूल को या यही प्रिंसिपल को, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम अलग अलग टाइप के डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी मिलती है कौन से पॉइंट पे, वो हम पता करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वायर था पहले वाला, राइट, लाइक दिस, कौन सा, ये वायर, इसी वायर को पूरा सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं। देख लीजिए, वायर तो यही है, इस वायर की जो लेंथ थी उसको हमने अगर बेंड करके सर्कुलर फॉर्मेट में ले लिया तो उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, उसकी लेंथ जितना, राइट, उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, उसकी लेंथ जितना। और सरकमफेरेंस कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 into पाई into r, दिस वेयर r is the radius of the circumference, radius of the circle। तो अभी ऐसा एक एग्जांपल हम लेते हैं, टाइटल पहले रीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट, राइट, लाइक दिस। तो ये एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस कितनी हमने ली हुई है, a, दिस इज रेडियस, देख लीजिए अच्छी तरह से, इसका o इज द सेंटर और ये पूरा रेडियस है, राइट। और इसमें से I करंट पास हो रहा है, ऐसा मान लीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है, मतलब रिंग में से ऐसा। अभी इस पूरी रिंग के अंदर से जो करंट पास हो रहा है, तो उस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन हम दोनों साइड पे ले लेते हैं। कौन से, ऊपर एक आइडियल ले लेते हैं और उतना ही एग्जैक्ट पोर्शन एग्जैक्टली नीचे सामने के अपोजिट साइड पर आइडियल ले लेते हैं, राइट, लाइक दिस। ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से x डिस्टेंस पे let us consider one point P where we want to find out the intensity of magnetic field। आप समझ रहे हैं, P पॉइंट के पास हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, राइट, लाइक। सो लेट अस रीड, कंसिडर ए रिंग। आपको एग्जाम में भी एग्जैक्टली वैसा ही ये डिस्क्रिप्शन भी लिखना है और उसका डेरिवेशन भी करना है। मैंने एकदम टू द पॉइंट प्रिपेयर किया हुआ, ये हम फिर से आपको बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स भी लेके आए। और एक फिगर भी मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दी है। सो कंसिडर ए रिंग ऑफ थिन वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट I as shown in figure। इट्स रेडियस इज a। तो उसकी रेडियस कितनी है, a। x एक्सिस इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। x एक्सिस को हमने क्या लिया हुआ है, एक्सिस ऑफ द रिंग लिया। Suppose a point P is at a distance x from the center of the ring on the axis of the P। अभी इसी एक्सिस के ऊपर P पॉइंट ले लेते हैं जो सेंटर से x डिस्टेंस है। आप समझ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर है ये, एक्सिस के ऊपर। Let the position of vector of a point P with respect to an current element dl, length element dl of wire B r। The magnetic field dB at point P due to the current element idl। लेंथ एलिमेंट dl होता है और उसमें से जब करंट पास होता है तो करंट एलिमेंट idl बन जाता है। इट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द dl एंड r, राइट। तो परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय द dl एंड r, तो हमें यहाँ पर से मिल जाएगा, राइट, लाइक दिस। अब क्या होगा आप देख लीजिए, इसकी वजह से ये ऊपर जो पोर्शन है उसकी वजह से वहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। जैसे ये डिस्टेंस x है, दिस इज a, तो ये सपोज r है, तो r की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल पर से। दूसरा ये एंगल सपोज फाई है, राइट, दिस एंगल इज फाई, तो ये π/2 माइनस फाई होगा क्योंकि ये टोटल राइट एंगल है, ट्राइंगल है। तो अभी आईडीएल के और डीबी के दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे। इसकी वजह से ऊपर वाले जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर जो डीबी मिलेगा वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में डीबी। अब उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक डीबी कॉस थीटा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और डीबी साइन थीटा।
सिमिलरली नीचे का जो एलिमेंट है उसकी वजह से भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा। अब ये नीचे होने की वजह से dB sin थीटा नीचे के डायरेक्शन में आएगा और ऊपर होने की वजह से dB sin थीटा, इसका dB sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट, लाइक दिस। तो ये dB है, ये dB है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। बट dB cos थीटा दोनों एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, राइट। सो रिजल्टिंग टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी 2 times dB cos थीटा, ऐसा आ जाएगा। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ए करंट एलिमेंट R। अभी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस फील्ड dB आर, ए कंपोनेंट dB cos थीटा पैरेलल टू द एक्सिस एंड कंपोनेंट dB sin phi perpendicular to the x-axis. One thing is clear from the figure. अब इस फिगर पर से एक बात तो परफेक्ट है, then that when vector sum of magnetic field due to all such elements are considered, components dB sin phi due to the diametrically opposite elements which are in mutually opposite direction will nullify each other. अब ये पूरी रिंग की वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट के साइन फाई कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। अच्छी तरह समझ लीजिए, dB साइन फाई पूरी रिंग की वजह से कैंसल हो जाएगा, जबकि dB cos फाई पूरी रिंग की वजह से ऐड हो जाएगा, वो कैंसल नहीं होगा। तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम पता कर सकते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। Hence, all axial components dB cos phi will be in the x direction and can be added together using Biot-Savart's law. dB is equal to, अभी मैग्नीट्यूड ले लिया है, मैग्नीट्यूड इसलिए कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए अभी फिलहाल। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब ले लेंगे। तो म्यू 0 आई डी एल आर की वैल्यू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ जाएगा। तो म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें आर नहीं चाहिए तो आर स्क्वायर हो सकता है, राइट। और अगर आर वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर एक आर आ जाएगा। So ideal sin theta upon r square, right, like this, where theta is angle between dl and r, but dl perpendicular to r, so sin theta is equal to pi by 2 is equal to 1. तो अगर हमने थीटा को pi by 2 ले लिया तो sin pi by 2 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला फिर से पहले वाली फॉर्मूला मिल गई, dB is equal to mu 0 upon 4 pi idl upon r square। अभी ये सिर्फ छोटे एलिमेंट idl की वजह से है, तो टोटल रिंग की वजह से कितना होगा वो हमें अगर हमें पता करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, लाइक दिस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, हेंस dBx इज इक्वल टू dB cos phi, और dB cos phi हमने पहले लिख लिया है। सो dBx इज इक्वल टू mu 0 upon 4 pi idl r square cos phi, राइट, लाइक दिस। अब cos phi की वैल्यू हम इस फिगर पर से ले सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज cos थीटा, मतलब फाई है, cos फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। हाइपोटेनस की वैल्यू भी कितनी होगी हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। तो ये कितनी आ जाएगी देख लीजिए, आइडियल cos फाई इज इक्वल टू a अपॉन r, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, फ्रॉम फिगर cos फाई इज इक्वल टू a अपॉन r, और r की वैल्यू भी मतलब नीचे r क्यूब बन जाएगा, ये रहा r क्यूब, राइट, समझ रहे हैं आप। अभी टोटल इंटेंसिटी लाइन इंटीग्रेशन शुड बी टेकन ओवर द सर्कमफेरेंस, राइट, ऑफ द रिंग टू फाइंड द रिजल्टेंट magnetic field Bx at point P. So resulting magnetic field Bx is equal to integration over the entire loop, integration over the circular path, dBx is equal to, तो dBx की वैल्यू रख देते हैं mu 0 I a upon 4 pi r cube इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl मतलब क्या है, टोटल पाथ, टोटल पाथ, कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कितना होता है, सरकमफेरेंस इतना, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई a, मतलब 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, तो रेडियस हमने कितनी ली हुई है a, इसका मतलब है 2 पाई a हो गया। तो 2 पाई a यहाँ पर रख सकते हैं, ये 2 पाई में से 2 पाई नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और r की वैल्यू भी हम ज्योमेट्री पर से ले सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप ध्यान से उस फिगर को देख लीजिए, वहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, सेंटर से डिस्टेंस x है और रेडियस a है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो r क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे।
राइट लाइक दिस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्डिंग इज अलोंग द एक्स एक्सिस। इफ द रिंग कंसिस्ट, अभी ये तो सिर्फ एक टर्न के लिए, अभी इसमें अगर n टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स उसमें है, राइट, तो n क्लोजली बाउंडली टर्न्स, देन वी कैन राइट उसमें n आ जाएगा, राइट लाइक दिस। तो bx इज इक्वल टू म्यू जीरो n i a स्क्वायर अपॉन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर। अब देख लीजिए, ये पूरे इक्वेशन में a क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और x क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। सेंटर से मतलब सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। फिर से एक बार फिगर में आपको बता देता हूँ, राइट लाइक दिस। उस फिगर के अंदर देख लीजिए आपने कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट धीरे 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 ऐसा पास में आ रहा है, पास में आते 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 इसको ये सेंटर पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, राइट लाइक दिस। तो अगर x 0 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, so magnitude of the field at the center of the ring is obtained by substituting x is equal to 0। मतलब अगर हमने x को 0 मान लिया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम सेंटर पे पता कर सकते हैं। Thus the magnetic field B at the center of the ring B center is equal to mu 0 n I upon 2a। ये कैसे मिला, तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पर a स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब a क्यूब हो जाएगा, और ऊपर a स्क्वायर है, वहां से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ यहाँ a रहेगा। सो म्यू 0 n I अपॉन 2a। इस इक्वेशन पर से हम एक बात परफेक्टली पता कर सकते हैं कि जितनी रेडियस ज्यादा होगी, more is the radius, intensity at the center will be less। जितना करंट ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, राइट लाइक दिस। सो फॉर ए पॉइंट far away from the center of the ring compared to its radius we have x is very greater than a। अब इसका उल्टा, अगर उस पॉइंट को बहुत दूर लेके चले जाए, जैसे हमने पहले धीरे धीरे पास में लाके सेंटर पे रख दिया था, अब उसको दूर लेते चले जाएंगे, अब बहुत दूर ले जाएंगे तो x की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो a के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो x स्क्वायर के कंपेयर में a स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a, तो अल्टीमेटली a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते, तो फिर आंसर क्या आएगा, राइट लाइक दिस। तो फिर ये फॉर्मूला bx इज इक्वल टू म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर रेज टू 3/2, अल्टीमेटली म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से ये सारी फॉर्मूला भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के काम में आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या था, कोई भी एक साइंटिस्ट कोई एक प्रिंसिपल या ऐसा कोई रिसर्च कर लेता है या फिर उसको कोई इन्वेंट कर लेता है, तो बाकी सारे साइंटिस्ट उसी से रिलेटेड और ज्यादा इन्वेंशन करके उसको और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ऑर्स्टेड का जो ऑब्जर्वेशन था उसके ऊपर काफी सारा रिसर्च आगे बायोट सावर्ट ने किया था, और भी दूसरे साइंटिस्ट थे वो कर रहे थे। उसमें से एक एम्पियर करके साइंटिस्ट था, राइट। साइंटिस्ट एम्पियर हैज गिवन द सर्किटल लॉ, is also very important law, right? सर्किटल लॉ उसे हम कहते हैं। जैसे गॉसिस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, वैसा ही एक लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर ने दिया हुआ है, राइट। तो चलो वो स्टडी करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ एग्जाम में भी ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्टली 2 मार्क या 4 मार्क में ये पूरी थियरी लिख सकते हैं। We have obtained line integration in the case of electric field. Same can be done for magnetic field. Consider electric currents I1, I2, I3, I4, I5 and I6 as shown in figure। कहाँ है फिगर, देख लीजिए। तो ये एक फिगर है जिसके अंदर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है, उस प्लेन में से ये सारा करंट यहाँ से पास हो रहा है, सब अलग अलग कंडक्टर से, राइट लाइक दिस। I1 से लेकर के I6 तक। उसमें से आप देख सकते हैं कि I1, I2, I3, I4 ये किसी एक प्लेन के अंदर है ऐसा मान लेते हैं, और I5, I6 उस प्लेन के बाहर है। हम प्लेन तो कैसे भी, इससे भी छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी प्लेन ले सकते हैं। आपको जितने करंट्स को प्लेन के अंदर इंक्लूड करना है उतना आप कर सकते हैं, और जितने ज्यादा करंट को एक्सक्लूड करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक आर्बिट्रेरी ऐसा दिखाया है
कि I1 से लेकर के I4 तक इंक्लूड है और I5 I6 बाहर है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि करंट के डायरेक्शन भी आर्बिट्रेरीली आपको जो लेने हैं आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा दिखाया हुआ है कि I1 I2 एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में I3 I4 जा रहा है, और I5 I6 का भी डायरेक्शन जो यहाँ पर दिखा हुआ है उस हिसाब से हमने लिया हुआ है। ओके, दूसरी एक बात कि ये जो I1 I2 I3 I4 एक प्लेन के अंदर है, उसमें से करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर में से, तो उस नेचुरली उसके आजू बाजू ये जो हमने पिंक कलर की लाइन दिखाई है, राइट, ब्राउन कलर की, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ करंट्स। अब ये क्या केस होगा आप समझ सकते हैं। इससे पहले की थियरी में हमने जो ये बी एट द सेंटर ड्यू टू आई ढूंढा था, फाइंड किया था या उसको स्टडी किया था, उसमें एक ही करंट। अब एम्पियर ने इस थियरी को आगे क्या डेवलप किया आप समझ सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा करंट्स हैं तो फिर टोटल रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी। आप समझ रहे हैं ये थियरी कैसे बनती है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाया है कि ये एक करंट की वजह से बी इतना मिलता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो अगर बहुत सारे करंट्स हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, तो फिर कितना इंटेंसिटी मिलेगा, ये हमें अभी पता करना है। सो लेट अस रीड further. So I1, I2, I3, I5, I6 are shown in figure. All these currents produce magnetic field. देखा, मैंने कहा था ना कि बाकी सारे करंट्स की वजह से भी रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, ये हमें अभी पता करना है। So all these currents produce magnetic field in the region around electric currents. A plane which is not necessarily horizontal. अब यहाँ पर मैंने जो प्लेन दिखाया वो हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है, या वर्टिकल भी आप दिखा सकते हैं, या कोई भी शेप का आप ले सकते हैं। Not horizontally shown in the figure. An arbitrarily closed curve is also shown on it. Now let us take the line integration of magnetic field on this loop. तो अब हमें resulting magnetic field due to all these currents कैसे find कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। So we have I1 and I2 negative and I3 and I4 positive. अब देख लीजिए, ये भी स्टेटमेंट, किसी एक को आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप I1 I2 को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, I3 I4 नेगेटिव ले सकते हैं, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब इसका समेशन करते हैं तो सिग्मा I कितना मिल जाएगा, I3 प्लस I4 माइनस I1 एंड I2। किसी भी दो को माइनस ले लीजिए तो दूसरे दो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात खास नोट कर लीजिए कि सिग्मा आई मतलब क्या है, सारे करंट्स का टोटल है। पहली बात, उसमें डायरेक्शन वाइज प्लस माइनस लिया हुआ है, फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। दूसरा ये है कि ये सिग्मा आई में सिर्फ उन्हीं करंट्स का टोटल किया हुआ है जो करंट इस हमने जो आर्बिट्रेरी शेप का एक प्लेन लिया हुआ है उसके अंदर आते हैं, उसमें इंक्लूड है। जो एक्सक्लूडिंग I5 और I6 बाहर है उसका समेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये खास समझ लीजिए। तो इसको कहते हैं एम्पियर सरफेस, या तो जैसे वो गॉसियन सरफेस था, वहाँ यहाँ पर एम्पियर सरफेस है, और उस सरफेस में से जो पास होते हैं करंट उसी का यहाँ सिग्मा आई में टोटल लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं, एम्पियर स्टेटमेंट। तो व्हाट इट सेज दैट the line integral of magnetic induction over the closed loop in a magnetic field is equal to the product of algebraic sum of the electric current closed by the loop and the magnetic permeability. It is equal to magnetic permeability. So law can be represented mathematically. ये law, what it says, integration of over the circular loop B dot dl मतलब total magnetic field intensity is always equal to mu0 into sigma I। आपको कुछ याद आ रहा है? इससे पहले के लेसन में, मतलब सेकंड लेसन में, हमने ऐसा ही एक लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था, राइट, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसमें क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू mu0 into I है।
तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का इक्वेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा आगे. The magnetic induction in the above equation is due to all currents I1 to I6 in our case, whereas the algebraic sum of currents on the right hand side is the only those currents which are enclosed by the closed loop. It is important to note that Ampere's law is true only for steady currents. अब देख लीजिए इसमें एक थोड़ा लिमिटेशन है कि ये करंट स्टेडी है तो ही हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है वो भी फिर से एक बार समझा देता हूँ कि राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड में जो सिग्मा आई है उसमें कौन से करंट्स का टोटल किया हुआ है जो उस सरफेस के अंदर आते हैं, कौन से I1 से I4, राइट, लाइक दिस. जबकि राइट हैंड साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, सारे करंट्स की वजह से. फिर से एक बार रीड कर लें. द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द अबव इक्वेशन इज ड्यू टू ऑल करंट्स. द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द अबव इक्वेशन is due to all currents, whereas the algebraic sum of the currents on the right hand side is only those of the currents which are enclosed by the loop. So it is important to note that Ampere's law is only for the steady currents, right, like this. So here note that Ampere's law is the integral form of Biot-Savart law, and Gauss's law is the integral form of the Coulomb's law. Coulomb's law को बाद उसको जनरलाइज बनाने के लिए गॉस ने लॉ दिया. सिमिलरली बायो-सावर्ट ने जो लॉ दिया उसको जनरलाइज बनाने के लिए एम्पियर ने लॉ दिया. हम फिर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसा लॉ गॉस ने दिया था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर ने दिया हुआ. These representations have become very fruitful in physics. तो फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं. Ampere's circuital law के uses, उसमें से first use to find magnetic field due to a very long straight conductor carrying electric current using Ampere's law. अब देख लो, एक बार कोई लॉ या रूल या कोई प्रिंसिपल फॉर्म हो जाता है तो उसके फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, ये देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर है. अब कंडक्टर को हम स्ट्रेट बना दिया. खैर कंडक्टर बहुत पतले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, पर यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया हुआ है ताकि आप उसको एनलार्ज करके उसके अंदर क्या हो रहा है या उसके आजू बाजू क्या बन रहा है वो सब आप इजीली समझ सकते हैं. वैसे ये सारे डायमेंशन बहुत ही छोटे हैं पर आपको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है. सो एक कंडक्टर ले लेते हैं फिर से. उसकी रेडियस कितनी है, a है, राइट, लाइक दिस. उस कंडक्टर के 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं. यहाँ पर एक दिस पॉइंट है, राइट, ये एक पॉइंट है, दिस अनदर पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, O इज द सेंटर, राइट, लाइक. तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे P, Q एंड R 3 पॉइंट्स ले लेते हैं. उसमें से Q जो पॉइंट है उस Q पॉइंट की रेडियस R बन जाएगी और Q पॉइंट से एक सर्कल हम पास करेंगे, राइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. मतलब ये ऐसा एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें इस कंडक्टर के आसपास मिल जाएगा. इस कंडक्टर में से I जितना करंट पास हो रहा है ये ऊपर के डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, राइट, लाइक दिस. तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई. अब हमें सेंटर O से, मतलब O जो सेंटर है वो कंडक्टर के अंदर है, सेंटर O से हम अलग अलग टाइप के सर्कल्स को एज्यूम कर सकते हैं. एक सर्कल ऐसा है जो उसकी रेडियस से छोटा है, मतलब नेचुरली पूरा सर्कल कंडक्टर के अंदर आएगा. दूसरा सर्कल ऐसा है जो जिसकी रेडियस कंडक्टर के रेडियस जितनी है, मतलब ये पूरा सर्कल कंडक्टर को टच करके अंदर से बनेगा, राइट. और तीसरा सर्कल जिसकी रेडियस A से बड़ी है, राइट, लाइक ज्यादा है, तो वो बाहर आ जाएगा, वो पूरा सर्कल बाहर आ जाएगा. अब हमें तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, राइट, लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड. So we have seen that the magnetic field produced due to the symmetric distribution of electric currents can easily be determined by Ampere's law. Consider a very long conductor. Very long मतलब रेडियस के कंपेयर में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो वो वेरी लॉन्ग हो जाता है. स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट I as shown in figure. मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ जानबूझ के ये सारे स्लाइड्स के अंदर फोन्स भी काफी बड़े बड़े लिए हुए हैं ताकि आपको रीड करने में और रिमेम्बर करने में ज्यादा आसानी हो, राइट, लाइक दिस. और प्रिपरेशन भी उसी टाइप से किया हुआ है. Now consider points like P, Q and R located at the same perpendicular distance R from the wire.
both the ends of the wire are at infinite distance. Since the two ends of the wire are at infinite distance, these points P, Q and R can be considered at equal distance from the ends of the wire, and in this sense they are equivalent. मतलब हम तीनों में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर के पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, which will be applicable for all points and it will be same for all points, क्योंकि कंडक्टर स्ट्रेट है. कंडक्टर जब स्ट्रेट होता है तो किसी भी पॉइंट को लेकर के हम डिस्कशन कर सकते हैं और वो डिस्कशन सारे पॉइंट्स के लिए सेम ही आएगा, राइट. दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. आगे बढ़ते हैं. दिस डिस्कशन ऑफ सिमेट्री शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स लाइक P, Q एंड R मस्ट बी सेम. तीनों जगह सेम ही आएगा. मोर ओवर इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑफ रोटेटिंग द वायर लाइक चर्न that the magnetic field of at all points on the circumference of a circle of radius OQ is equal to R with O center must also be same. मतलब किसी भी केसेस में सर्कल है तो सारे डायरेक्शन में सेम ही आएगा, डिस्टेंस सेम होता है. आप समझ सकते हैं सर्कल में सब जगह रेडियस सेम होती है. इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q using Ampere's law. For this, consider circle of radius OQ is equal to R, Ampere law, as shown in figure, which is perpendicular to the wire as closed loop. Such a circle line element DL over its circumference is shown in the figure. तो यहाँ पर ये पूरा दिखाया हुआ है रेडियस R रेडियस का. फिर रेडियस एक बार हमने रेडियस ले लिया हुआ है R, फिर उस रेडियस को तीन केसेस में डिवाइड कर देंगे. कौन सा? एक तो रेडियस R इज लेस देन द रेडियस ऑफ द इंटरनल रेडियस ऑफ द वायर, मतलब R इज लेस देन A. फिर दूसरी बार R इज इक्वल टू A और तीसरी बार R इज ग्रेटर देन A. समझ में आ रहा है? आप काफी अभी 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो ये सारी बातें इजीली आप समझ सकते हैं. Such a circle of line element over the circumference as shown in figure. Suppose the magnetic field of all such element is B. Using the fact of the equation, अब फिर से हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 सिग्मा I, राइट. अब करंट यहाँ पर एक ही है तो म्यू 0 I ही आ जाएगा. आप समझ रहे हैं ना? सिग्मा I मतलब क्या है? जितने भी करंट्स हैं सभी करंट्स का टोटल. अब यहाँ पर तो एक ही करंट है इसीलिए सिग्मा I की जगह हमने I रख दिया है, राइट. लाइक B डॉट DL यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो नेचुरली cos थीटा आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन B डॉट DL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 I. देख लीजिए, कोई इक्वेशन कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं है. As B and DL are in the same direction at every element, cos theta is equal to cos 0 is equal to 1. अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा. So B dot DL is equal to mu 0 into I. So B कांस्टेंट है तो B को बाहर ले लेते हैं तो B इंटीग्रेशन DL is equal to mu 0 into I. अब इंटीग्रेशन DL मतलब टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस R, तो नेचुरली 2 पाई R आ जाएगा. सो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R. तो हम कैपिटल R भी रख सकते हैं या स्मॉल r भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से. हियर द करंट इज पॉजिटिव एज पर आवर साइन. सो फाइनली क्या हो गया? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है आउटसाइड द कंडक्टर, राइट, लाइक दिस. अब हमें इसी को इनसाइड द कंडक्टर ले जाते हैं, इनसाइड द कंडक्टर. अब इनसाइड द कंडक्टर के लिए R की वैल्यू स्मॉल a से कम होगी. स्मॉल a क्या है? कंडक्टर की रेडियस. और R क्या है? उसके आजू बाजू जो सर्कुलर फील्ड हमने लिया हुआ है उसकी रेडियस. आप समझ लें. बी क्लियर, राइट. सो करंट एनक्लोज बाय दिस लूप इज IE. देन IE इज इक्वल टू I अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा. उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई R स्क्वायर ले लेंगे तो ये टोटल करंट हो गया इज इक्वल टू I, मतलब ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो R1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. यूजिंग एम्पियर्स लॉ B dot 2 pi R1 is equal to mu 0 R1 square upon a square I. So B is equal to mu 0 I upon 2 pi a square. ये सारा constant है और into R1 हो गया. Now by representing R1 by R, that is for the R is less than A, the magnetic field inside the conductor B proportional to R. देख लीजिए, खास समझ लीजिए, right? कि inside the conductor it is proportional to R and outside the conductor ये क्या है? Proportional to 1 upon R. अगर आपको कुछ याद आ रहा है, ये ऐसा ही ग्राफ हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा है. कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं. मैग्नेटिक अपना सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड अपना जो अर्थ का है वो एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप का है. ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर जो है वहां से हमें अगर वेरिएशन लेना है
तो दो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो हम अर्थ से ऊपर जा सकते हैं और एक अर्थ से नीचे जा सकते हैं सेंटर की तरफ। तो अगर हम खड्डा खोद के नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता चला जाएगा, और सरफेस से हाइट पे जाएंगे, हाइट बढ़ाते चले जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता जाएगा। उसका ग्राफ एक बार फिर से आप 11th स्टैंडर्ड की नोट टेक्स्ट बुक को खोल के देख लीजिए या आपकी मेमोरी को रिमेम्बर करिए, उसमें ऐसा ही ग्राफ आता था, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर बी प्रोपोर्शनल टू आर है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर का ये ग्राफ आएगा, और ये दिस इज इनसाइड ग्राफ ऐसा आएगा और आउटसाइड ऐसा आएगा। आउटसाइड भी डिक्रीज हो रहा है, इनसाइड भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर 1/r के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज हो रहा है, राइट, लाइक दिस। सो यहाँ पर तीन अलग अलग ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो r इज ग्रेटर देन a होगा तो b प्रोपोर्शनल टू 1/r, r इज लेस देन a होगा देन b प्रोपोर्शनल टू r है, एंड r इज इक्वल टू a, b इज मैक्सिमम, r इज इक्वल टू a पे b इज मैक्सिमम, राइट, लाइक। These facts are shown in the form of the plot b tends to r। तो ये जो एक ग्राफ है जिसके अंदर x एक्सिस के ऊपर मैंने r लिया हुआ है, y एक्सिस के ऊपर b है, उसमें b मैक्स यहाँ पर मिलेगा सरफेस पे, ये सरफेस पे मैक्सिमम है। सरफेस से बाहर जाएंगे तो भी डिक्रीज होता चला जाएगा और सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट, लाइक दिस। फॉर ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, राइट। अब फाइनाइट लेंथ ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ की जगह फाइनाइट लेंथ, तो ये एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, राइट, लाइक दिस, और उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। फाइनाइट लेंथ की वजह से क्या होगा, उसके जो एंड्स होंगे उस एंड्स की भी इफेक्ट यहाँ पर आएगी, आप समझ लो। इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर एक केस में हमने लिया, दूसरे केस में फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लिया, दोनों में फर्क क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ में उसके जो एंड्स की जो इफेक्ट होगी वो इतनी कम होगी पूरे कंडक्टर के कंपेयर में, राइट, जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसकी इफेक्ट ली ही नहीं। अब हम फाइनाइट लेंथ लेते हैं, तो फाइनाइट लेंथ देने की वजह से लेंथ कम होगी तो एंड्स की भी उसमें इफेक्ट आएगी, ये जो कंडक्टर के जो दोनों एंड होते हैं, राइट, लाइक टर्मिनल, उसकी भी यहाँ पर इफेक्ट आएगी। तो कितनी आती है वो हमें इंक्लूड करना है। So magnetic field B produced due to the conductor with finite length current carrying coincide. In this case, the following formula for B can be obtained using the White law. तो सेम वही के वही फॉर्मूला में sin θ1 प्लस sin θ2 जोड़ देना है। इसमें θ1 θ2 क्या है, एंगल के साथ कितना, मतलब जो एंड्स है उसके साथ परपेंडिकुलर लाइन में कितना एंगल बना है वो एंगल ही है और कुछ है नहीं। अब यूजुअली अगर लेंथ का हमने सेंटर लिए लिया है, राइट, तो दोनों तरफ एंगल सेम ही होगा, तो 2 sin θ भी आप लिख सकते हैं, या तो अगर हमने पॉइंट जो लिया हुआ है वो सेंटर पे नहीं है तो फिर sin θ1 sin θ2 अलग अलग आ सकता है। दूसरा एक देख लीजिए, हमेशा k के डायरेक्शन में आएगा, मतलब थर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर फिगर दिखाया हुआ है जो बहुत पहले की फिगर जैसी ही है, where y is the perpendicular distance of the given point P from the wire θ1 and θ2 are the angles subtended with the perpendicular drawn on the wire from the given point by lines joining given point and the ends of the wire। तो ये फॉर्मूला आएगी, b is equal to μ0/4 pi I upon y sin θ1 plus sin θ2। y मतलब क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, बाकी तो सब सेम ही है, राइट, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ सकता है। तो ये जो थियरीज और वो सब था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आपको काफ़ी काम में आ सकता है, आप एग्जाम में भी इसी टाइप से प्रिपरेशन करके लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला लेक्चर है हम यहाँ तक रखते हैं, और जो इसके बाद की थियरी है वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक के लिए इतना प्रिपेयर करना आप शुरू कर दीजिए, राइट। और कोई भी डाउट है तो always contact me. Thank you.